चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स पीजीबीपी वाला चैप्टर चल रहा था अपना, कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। आखिरी टॉपिक हम डिप्रिसिएशन पे बात कर रहे थे, सेक्शन नंबर 32 में थियोरेटिकली मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए थे कि डिप्रिसिएशन कौन क्लेम कर सकता है, ओनर होना जरूरी है, हायर परचेज में एक एक्सेप्शन है, ये मैंने आपको बताया था। अगर असेट लीज पे हो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये सब बात हमने की थी कि लीज में तो आप रेंट क्लेम कर सकते हो, डिप्रिसिएशन ओनर क्लेम करेगा। पेज नंबर 76 पे आ जाओ। रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में कल मैंने आपको बोला था, एक बार रीड कर लेना, आज डिस्कस करवा देता हूँ। पहले सबसे पहले कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया असेट्स को। फर्स्ट कैटेगरी इज बिल्डिंग्स। अब बिल्डिंग्स में कैसा यूज है बिल्डिंग का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिप्रिसिएशन कितना होगा। अगर आपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग लेट आउट कर रखी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप रेंट पे दे रहे हो, ऐसा कुछ है, और उसको डिप्रिशिएट करना है, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना होगा? 5%। मतलब आप कमर्शियली ही बिल्डिंग यूज कर रहे हो, लेकिन लोगों को आपने रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस दे रखी है रहने के लिए, वैसी बात हो गई। नॉन रेसिडेंशियल यूज है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसको यूज कर रहे हो, तो उस पर डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 10%। देखो कमर्शियल यूज में थोड़ा वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है, ऐसा आपने मान के चल सकते हैं, तो आपको रेट याद हो जाएंगे। बाकी बिल्डिंग्स कुछ उस कैटेगरी में है जो मशीन इंस्टॉल करने के लिए या वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रही है, तो बोला 40% डेप्रिसिएशन का रेट रहेगा। तो किस टाइप का यूज है बिल्डिंग का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्डिंग्स का वेयर एंड टेयर ज्यादा होगा, ये कुछ मशीन इंस्टॉल की गई। और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स या वुडन स्ट्रक्चर हो अगर बिल्डिंग का, तो उसका भी डेप्रिसिएशन का रेट 40% रहेगा। वुडन स्ट्रक्चर, वुडन हाउसेज जो होते हैं, उसको यहाँ पे इस कैटेगरी में गिनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स। सिंपल एक ही कंडीशन, 10% डेप्रिसिएशन का रेट याद रखना है। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट है 15%, कुछ नहीं बोला हो तो 15%। बाकी सारे स्पेसिफिक रेट्स मिलेंगे जो कैटेगराइज किए हुए हैं। जनरल पॉइंट वाला लास्ट में लिखा है एकदम, 15% वाला। बाकी देख लो, मोटर, बसेस, टैक्सीज, लॉरीज, जो भी आप बोलो, ये सब 30% डेप्रिसिएशन के रेट पे आती है। एक 45% वाला स्पेशल रेट है, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है, तो आई डोंट थिंक एग्जाम में कहीं यूज होगा। वो 2019 और 2020 के बीच की बात हो रही है। एरोप्लेन्स 40%। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल सिस्टम 40%। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, ठीक है, इन्वर्टर या ऐसा कुछ, 40%। बाकी मोटर कार्स अदर देन दो स्पेसिफाइड यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, acquired or put to use on or after 1990 except those covered in the entry below। मतलब आपने गाड़ी खरीदी है टैक्सी पर्पस के लिए, ठीक है, हायर पे, किराए पे दे रहे हो, उस पर्पस के लिए आपने कार खरीदी है, उसमें भी डेप्री का रेट 15% रहेगा। लेकिन यही कार अगर आपने 2019-20 के बीच में खरीदी होती तो डेप्री का रेट 30% रहता। अगेन वो पॉइंट अब पुराना हो गया। कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पे 40% डेप्री। एनुअल पब्लिकेशंस ओन्ड बाय असेसीज कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन। एनुअल पब्लिकेशंस मतलब जो बुक्स होती है, नॉवेल्स और वो सब चीजें, जिसकी भी एक एक्सपायरी होगी, एक वैलिडिटी होगी, कि उसके बाद वो बुक्स भी आउटडेटेड हो जाएंगी, वैसा 40%। नेक्स्ट पॉइंट में भी लाइब्रेरी, लेंडिंग ऑफ बुक्स का बिजनेस है आपका, तो बुक्स आपके लिए असेट्स हैं, सब में 40% ही जा रहा है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स 40%, और लास्ट में जनरल रेट। शिपिंग में शिप्स के ऊपर 20% डेप्री, और इनटेंजिबल में 25% डेप्रिसिएशन। ये वो अमोर्टाइजेशन वाला रेट हो गया। कोई भी टाइप का इंटेंजिबल हो, फिक्स रेट है 25%, नो फर्दर क्लासिफिकेशन, उतना ध्यान रखना। तो ये सब रेट्स हैं। अगला टॉपिक देखो, ब्लॉक ऑफ असेट। कल जैसे मैं आपको बता रहा था, एक तो डेप्रिसिएशन में उन्होंने बोला कि आप एक दिन का डेप्रिसिएशन गिनने बैठोगे, टाइम मत वेस्ट करो। सिंपल बोल दिया, 180 डेज का क्राइटेरिया, 180 डेज या उससे ज्यादा अगर आपने प्रीवियस ईयर में असेट को यूज किया है। अच्छा, इसमें ना एक टर्म यूज करते हैं, असेट इज पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब आपने इंस्टॉल करके यूज करना शुरू कर दिया, परचेज किया, उसके बाद इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन की डेट देखी जाती है फॉर दिस रेफरेंस। तो अगर 180 दिन से ज्यादा आपने एक्चुअल में मशीन यूज की है, तो फिर आपको डेप्री पूरे रेट पे मिलेगा, जो भी रेट होगा। और अगर यही 180 डेज से कम होगा तो हाफ रेट हो जाएगा। जैसे आपने 40% देखा तो 20 हो जाएगा, 15 है तो 7.5 हो जाएगा, दैट डिपेंड्स। ऐसे कैलकुलेशन होता है। ये एक तो सिंप्लीफिकेशन उन्होंने कर ही दिया। एक और सिंप्लीफिकेशन किया जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ असेट। ये कंसेप्ट, ब्लॉक का मतलब ग्रुप या कैटेगरी हो गया। अब सपोज मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी बहुत सारी, अपने टेक्सटाइल में जैसे पावर लूम्स आती है, तो पावर लूम्स है, वाटर जेट है, एयर जेट है, बहुत सारी अलग अलग मशीन्स आती है। तो मैंने पावर लूम्स इंस्टॉल की हुई है, और मेरे पास इसकी जो क्वांटिटी है
इट इज 250। 250 मशीन है, सारी एक साथ तो खरीदी नहीं होंगी, धीरे धीरे एक्सपांशन किया होगा, लेकिन आज इतनी मशीन्स चल रही है। इन सब मशीन्स पे अगर मैं अलग अलग डेप्रिसिएशन गिनने जाऊँ तो ये पॉइंट भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। कितनी मशीन्स की वैल्यू करूँ, 250 बार तो गिनना ही पड़ेगा, भले हाफ रेट हो फुल रेट हो जो भी हो। मतलब क्या है ऐसे कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट करके। इन्होंने बोला अगर आपके पास एक पर्टिकुलर कैटेगरी की असेट है जिसपे सब पे डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम है, आप इंडिविजुअली एक एक करके इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट मत करो, उसकी कोई जरूरत नहीं। इन सबकी टोटल वैल्यू को एक ब्लॉक में डाल दो, एक ब्लॉक बना दो, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी टोटल वैल्यू मशीन की है इसमें लिख दो, और इस सबके ऊपर एक साथ 15% डेप्री क्लेम कर लो। जो बचा वो वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ आ रहा है? और कैलकुलेशन आपके लिए बना दिया सिंपल। तो ब्लॉक किस हिसाब से बनता है, एक पर्टिकुलर टाइप की असेट जिसपे डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम है, सारी मशीन एक जैसी आइडेंटिकल है, सबका यूज सेम है, सब पे डेप्री सेम है, तो आप इसको एक ग्रुप में डाल सकते हो, पूरे ग्रुप पे एक साथ डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, ये ईजी रहेगा। अब पता है ये होने से आपका असेट्स का बाइफर्केशन जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा प्रॉपरली। प्लांट एंड मशीनरी एक ब्लॉक, पावर लूम्स, अच्छा आपकी फैक्ट्री ऑफिस में मिला के मान लो 25 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, तो इसका भी एक ब्लॉक बना दो। सबका अलग अलग कैलकुलेशन क्यों करते हो, समझ आ रहा है? अब जैसे मेरे पास ये बेंचेस हैं, और मेरे पास मान लो 100 बेंचेस हैं, तो मैं सबका अलग अलग डेप्री थोड़ी गिनूंगा, सबको फर्नीचर की एक ही हेड में डाल दूंगा। तो सेम टाइप की असेट, सेम डेप्रिसिएशन का रेट, उसको आप एक ग्रुप बना दो और उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन एक साथ क्लेम कर लो। मोर और लेस पूरा डेप्री एट द एंड तो मिल ही जाता है, तो थोड़ा लमसम भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? अब ये ब्लॉक ऑफ असेट का जो प्रॉपर कैलकुलेशन वो कैसे होता है, जो इनका फॉर्मेट दे रखा है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। रीजन बीइंग के कोई भी एक ब्लॉक होगा असेट्स का, तो वो असेट्स प्लस माइनस भी तो होंगी, कुछ खरीदी जाएंगी कुछ बेची जाएंगी, वो काम कैसे होगा? तो इन्होंने बोला ओपनिंग वैल्यू, इसको अपने बोलते हैं ओपनिंग WDV। ईयर के स्टार्टिंग में पूरे ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, पूरे साल में जितना भी परचेजेस आपने किया ना, जितनी भी नई मशीन खरीदी, सब इसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो टोटल में। अगर आपने पूरे साल में कोई मशीन बेची है तो यहाँ से माइनस कर दो। ये करने के बाद आएगी क्लोजिंग वैल्यू। इस क्लोजिंग वैल्यू पे अपने डेप्री डायरेक्ट गिन लेंगे प्लस माइनस करके, इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस किया माइनस किया, जो क्लोजिंग वैल्यू बची उस पर डेप्री गिन लिया, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो। इसके बाद जो बचा ना उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग WDV। ये क्लोजिंग वैल्यू बोल रहा हूँ फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज क्लोजिंग WDV। तो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक इस तरीके से हम पहुंचेंगे और ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी एज ओपनिंग WDV। तो ये साइकिल चलता रहेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? तो देख लो, यही पॉइंट इन्होंने यहाँ टेबल में आपको आगे बताया होगा, मीनिंग समझाया। अच्छा, कैलकुलेशन ऐसे प्रेजेंट नहीं किया हुआ है तो आप फिर इसको लिख के रख लो तो अच्छा है। वो पिछले पेज पे जो पढ़ा उसके बेसिस पे तो है। बिल्डिंग की कैटेगरीज देख लो, पीछे 3 ब्लॉक्स हैं, एक 5% वाला रेट है, एक 10% वाला है, 40% वाला। तो सिर्फ आपको उसी चीज को वापस उन्होंने वैसे लिख के बताया, वो ये नहीं है, ये अलग चीज है, वो अलग पॉइंट। हाँ नहीं, जनरल रेट याद रखना है, स्पेसिफिक वाला होगा तो मोस्टली वो लोग सब में देते हैं। 15% जनरल रेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इस रेट को लेके वो नहीं जाते वैसा। आप ये कैलकुलेशन एक बार लिख लो ब्लॉक ऑफ असेट का, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, डन, नोट कर लिया, देखें आगे। अब इसके साथ साथ जो आंसर दे रखा है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, वो भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट की बात हो रही है। एक्चुअल कॉस्ट इसलिए कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि आपको ये मालूम पड़े कि डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट पे क्लेम करना है। हम एक बार ब्लॉक वाली बात को छोड़ देते हैं, कोई इंडिविजुअल असेट लेवल पे बात करते हैं। कोई भी असेट अगर आपने परचेज की है तो परचेज करने में छोटे बड़े खर्चे साथ साथ में होते हैं, तो कितने अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, बहुत लॉजिकल है, देख लो। सबसे पहले तो असेट की परचेज प्राइस, जितने में आपने मशीन खरीदी, मैं सिंगल मशीन की बात कर रहा हूँ, उसको इंस्टॉल करवाने का भी तो कुछ खर्चा लगा होगा। जैसे अपने AC खरीदते हैं
तो एसी आ गया 45,000 का, लेकिन फिर उसको फिट भी तो कराना पड़ेगा यहाँ पे, तो इंस्टॉलेशन करवाना होता है ना। फिर वो बोलता है सर इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग लगेंगे, इसमें पाइप लगेगा, पीछे फ्रेम लगेगी, बाहर वो बॉक्स लगेगा, उसका 1500-2000 एक्स्ट्रा होगा, दैट इज इंस्टॉलेशन चार्ज। वो भी तो मशीन का ही खर्चा है, एसी में ही तो ऐड होगा वो, तो ये प्लस हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी ऐड होगा। ट्रायल रन, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ट्रेल रन नहीं, ट्रायल रन। ट्रायल रन या फिर टेस्ट रन एक्सपेंसेस, तो ट्रायल रन करने में भी खर्चा होगा। एक प्रोडक्ट बना के देखते हैं मशीन कैसी चल रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल लग गया, कॉस्ट लग गया, वो भी ऐड हो जाएगा। आपने जो टैक्सेस पे किए हैं उस मशीन पे, जैसे जीएसटी, वो भी ऐड हो जाएगा। अब जीएसटी में हमने देखा है कि एक सेक्शन था 16 सबसेक्शन 3, उसमें बोला था कि या तो डेप्रिशिएट करो या आईटीसी लो, उससे रिलेटेड कंडीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, ये पॉइंट समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे बोला है अगर आपने लोन लिया, अभी वो कंडीशन समझ लो, कुछ एग्जांपल ही फ्रेम कर लेते हैं, पॉइंट कभी कैलकुलेशन में आता भी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट वैसे बोलते हैं, आगे एक सेक्शन 36 आएगा, उसमें भी मैं रिपीट करूंगा ये। आपने जो भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। ये अमाउंट लोन के थ्रू बोरो कर लिया और इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, ये आपको पे करना है। अब ऐसा है, मशीन एक पर्टिकुलर डेट पे परचेज की, मान लो 1 जून 2023 को, और मशीन को यूज करना स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2023 को, तो दिस इज द डेट फॉर पुट टू यूज, और साल खत्म हुआ अपना 31 मार्च 24। यहाँ से वो पुट टू यूज वाला ड्यूरेशन काउंट होगा। इफ दिस इज मोर देन 180 डेज जो है, तो आपको पूरे साल का डेप्री मिल जाएगा, तो चलो वो तो इशू नहीं है। लेकिन जो आपने लोन लिया वो तो इसी डेट पे ले लिया था, इंटरेस्ट आना तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। अब जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वैसे वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट तो हर महीने लगता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है ना, इसमें आपने जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर किया है, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। तो ये जून से लेके अक्टूबर 4 महीने हो रहे हैं, अब 10 लाख पे 4 महीने का ब्याज गिन लो कितना हो गया, वो सारा मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और वो डेप्रिसिएशन में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट। 1% पर मंथ के हिसाब से आएगा, मैंने 12% रखा है, 40,000 आया होगा आपका 4 महीने, ठीक है। तो ये 40,000 रुपए का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, ये मशीन के प्राइस में ऐड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट में, और डेप्रिशिएट होगा। अच्छा, पुट टू यूज करने के बाद भी तो हर महीने 10,000 रुपए ब्याज भर रहे हो ना, वो पीएनएल में डेबिट करते जाना एवरी मंथ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाइफर्केशन है, रेवेन्यू, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डन, समझ आया? आप लिख के रख लो इसको, आगे काम आएगा। 36 वाले सेक्शन में पॉइंट वापस आएगा। बोलो, कंप्लीट समझ आया? बाकी पॉइंट्स देखें, इसमें पूरा करें। कुछ माइनस करने के लिए भी बोला है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट,
अभी ऊपर नहीं बात हुई थी ट्रायल रन, कुछ प्रोडक्ट बनाने में जो आपका खर्चा होगा वो खर्चा ऐड हो जाएगा। अब ट्रायल रन में जो आपने सैंपल प्रोडक्ट बनाया वो सही बना है, ओके है मशीन, आपने उसको किसी को सेल ऑफ कर दिया, जो पैसे आ गए वो, तो जो सेल ऑफ करके आपको पैसा मिला वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस भी हो जाएगा। तो कॉस्ट ऐड हुआ है तो रेवेन्यू माइनस भी होना चाहिए, सिंपल। और लास्ट पॉइंट में बोला सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये अपन बात कर चुके हैं जीएसटी में भी, गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिली है तो उतना पैसा आपकी पॉकेट से तो नहीं गया, तो वो लेस हो जाएगा और बाकी का अमाउंट जो है वो आपका कॉस्ट माना जाएगा। तो जैसे एक्चुअल कॉस्ट की डिटेल मिल जाए उसको फिर हम डेप्रिसिएशन के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है। नीचे जो पॉइंट है वो रिपीट है, वो 10,000 रुपए वाला बार बार आएगा। 10,000 से ऊपर पेमेंट हो तो कैश में मत करना। आगे बढ़ रहे हैं, इसी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है 43 सबसेक्शन 1 को लेके, एक्चुअल कॉस्ट कौन कौन से केस में क्या मानी जाती है। कुछ पॉइंट्स इसमें से रिलेट नहीं भी होंगे, अभी जितने हो जा रहे हैं वो बता देता हूँ। असेट प्रीवियसली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च ब्रॉट इनटू रेगुलर बिजनेस, पहले आप इस मशीन को या असेट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करते थे, अब कमर्शियल प्रोडक्शन में आपने इसको इंक्लूड कर लिया है, तो उसका ना आपको डिडक्शन ऑलरेडी मिल गया है सेक्शन 35 में, वो अपना डिस्कस करना बाकी है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी आप अपैरेटस इक्विपमेंट्स मशीन यूज करते हो उसका डिडक्शन आपको पूरा मिल जाता है पहले फर्स्ट ईयर में, तो अगले साल से फिर डेप्रिसिएशन की तो कोई जरूरत ही नहीं, जब पूरा खर्चा ही दे दिया तो यहाँ पे वो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाती है, जीरो, और फर्दर उस पर आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये लॉजिक है, बाकी चीज 35 में कवर होगी। 1A वाला जो पॉइंट है वो भी आपका अभी पेंडिंग रहेगा, जो मैंने आगे चार्जिंग सेक्शन में एक पॉइंट पेंडिंग रखवाया था विद रेफरेंस टू कैपिटल गेन, स्टॉक और कन्वर्जन वाला, ये उससे कनेक्टेड है। असेट अक्वायर्ड बाय विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, आपको किसी ने कोई असेट अगर गिफ्ट कर दी, हम बात कर रहे थे गिफ्ट प्रोविजन अदर सोर्सेज में भी देख रहे थे, तो कोई असेट अगर मैंने आपको गिफ्ट कर दी तो फिर उसमें आपकी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, तो बोला जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है ना वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी, ऐसा होगा। इसका मतलब मैंने अगर कोई एसेट 10 लाख में खरीदी थी, उसको डेप्रिशिएट करते करते आज मैं 6 लाख पे लेके आया हूँ और फिर मैंने आपको मशीन गिफ्ट कर दी, तो आगे का डेप्रिसिएशन तो आपको मिलना चाहिए ना, तो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए आपकी क्या चल रहा है, चलो ध्यान दो। हाँ, तो यहाँ पे जो मशीन की कॉस्ट डेप्रिशिएटेड कॉस्ट 6 लाख रुपीज है वो आप यूज कर सकते हो फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, जबकि एक्चुअल में मैंने आपको असेट गिफ्ट की है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, 0, लेकिन स्टिल एक्चुअल कॉस्ट आपकी वो मानी जाएगी जो प्रीवियस ओनर की थी, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। असेट अक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, ये अच्छा पॉइंट है, बात समझ लो। लोग डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करने के चक्कर में, टैक्स बचाने के चक्कर में, डेप्रिसिएशन एक्चुअली कैश एक्सपेंस तो होता नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है, फिर भी उस पर टैक्स सेविंग हो रही है, तो लोग कोशिश करते हैं वैल्यूएशन बढ़ा के दिखा के ज्यादा डेप्री क्लेम करने की। अगर मैं और आप क्या करते हैं, हर बार असेट है ना, आपके पास भी कुछ मशीन है, मेरे पास भी है, हम एक दूसरे को ना ऑन पेपर सेल दिखा देते हैं। एवरी ईयर कुछ मशीन मैं आपको बेचता हूँ, कुछ आप मुझे बेचते हो ओवर प्राइस करके, तो आप क्या बोलते हो, सर मैंने तो ये मशीन इतने में खरीदी है, मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट है, मैं तो इतने पे डेप्री क्लेम करूंगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है, बोले यार ये मशीन कुछ ज्यादा महंगी नहीं खरीद रहे हो आप लोग, हर साल ऐसा हो रहा है एक दूसरे को मशीन बेचे जा रहे हो, 2 लाख की मशीन 3 लाख में खरीद रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट में ये मशीन इससे सस्ते रेट पे अवेलेबल है, तो ये ट्रांजैक्शन आप इसलिए कर रहे हो ताकि ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर सको। पैसों की एंट्री दिखा के वापस रिटर्न कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये ट्रेस होता है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो वैल्यूएशन को डाउन कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू पे लेके आ सकते हैं और एक्स्ट्रा डेप्री आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये कंडीशन। नेक्स्ट, रीएक्विजिशन ऑफ द असेट सोल्ड, सेम चीज, मैंने आपको असेट बेची, आपसे वापस खरीद ली, सस्ते में बेची महंगे में खरीद ली, कोई सेंस बनता है इसका, ऑब्वियसली नॉट। तो इसमें बोला है कि या तो WDV या रीएक्विजिशन कॉस्ट, दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर, मिनिमम अमाउंट पे ही डेप्रिसिएशन देंगे। असेट परचेज्ड एंड लीज्ड बैक टू द सेम पर्सन, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, असेट परचेज्ड एंड लीज बैक, इसको सेल एंड लीज बैक भी बोलते हैं, परचेज लीज बैक भी बोलते हैं, कंसेप्ट बता रहा हूँ। असेट परचेज्ड एंड लीज बैक, इसका मतलब क्या है, ये शॉप आपकी है, आप ओनर हो, ठीक है, आपको ये शॉप बेचनी है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपका अमाउंट ऑक्यूपाइड है, सपोज 50 लाख रुपए की शॉप है, आपने सोचा कि यार दुकान बेच देता हूँ, मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने बोला कि मुझे शॉप बेच दो, मैं रेडी हूँ लेने के लिए। फिर आपने पूछा सर खरीद के क्या करोगे, खुद यूज करने वाले हो, मैंने नहीं, मुझे तो रेंट पे देनी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहा हूँ। आपने मुझे ऑफर किया, बोले सर हमसे दुकान खरीद लो और हमें रेंट पे दे दो, समझ आ रहा है, आप ओनर से टेनेंट बन गए। अब इसमें आपका फायदा क्या हुआ, क्यों आपने ऐसा किया, ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपके जो 50 लाख रुपए इसमें फंसे हुए हैं उसकी आपको जरूरत है। आपने बोला सर एटलीस्ट हमें 50 लाख मिल जाएंगे, कहीं काम आ जाएंगे, रेंट तो फिर महीने का जो 20-25 हज़ार 30 हज़ार देना होगा हम देते रहेंगे।
तो आपने खुद ही मुझे वो असेट बेची और मुझसे ही लीज पे ले ली। तो मेरे कंडीशन में क्या हो गया, परचेज एंड लीज बैक। आपके लिए वही हो गया सेल एंड लीज बैक, आपने बेची और असेट वापस लीज पे ले ली। ये सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने कंसिडर की है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें जो बायर है उसको डेप्रिसिएशन कितने रेट पे मिलेगा, जो प्रीवियस ओनर की डब्ल्यूडीवी थी। आप ही की डब्ल्यूडीवी पे मैं कंटिन्यू करूंगा डेप्रिसिएशन, प्राइस का फिर कोई मैटर नहीं है, मैंने दुकान कितने में खरीदी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लियर कर दिया। बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, नाउ ब्रॉट इनटू बिजनेस, ये भी अच्छा पॉइंट है। अभी तक प्रीमाइसिस पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर रहा था, पता है आपको पर्सनल यूज में डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, लेकिन जब बिजनेस यूज में लेके आ जाओगे अब तो डेप्री मांगोगे। तो अब जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे मिलेगा या रिड्यूस्ड वैल्यू पे मिलेगा। बिल्डिंग इतने साल से मैं खुद के पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर रहा था, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, लेकिन वैल्यू तो कम हो जाती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर एंड टेयर तो होता ही है। तो इन्होंने बोला कि चलो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया ठीक है, लेकिन वैल्यू तो डाउन हुई है, तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी ना अब आगे उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात है। इसमें टर्म यूज किया उन्होंने नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल मतलब जो रियल में मिला नहीं है, दैट इज नोशनल, सिर्फ ऑन पेपर है। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अगर 20 लाख रुपए है, 5 साल मैंने यूज की है, तो 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन इसका बनता है वो माइनस करके फिर एक डब्ल्यूडीवी आएगी जिसपे अब से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो जो बनता हुआ डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया ना, उसको क्या बोलेंगे, नोशनल डेप्रिसिएशन। जो क्लेम करने को नहीं मिला, सिर्फ वैल्यूएशन के लिए हमने माइनस किया। डन, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 47 वाला जो है वो आपका कैपिटल गेन से कनेक्टेड है, तो मे भी थोड़ा आइडिया ना लगे, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हैं। होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है, तो अब सब्सिडरी कंपनी उस पर डेप्री कैसे क्लेम करेगी, होल्डिंग कंपनी की जो डब्ल्यूडीवी थी उसी पे, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू का कोई मतलब नहीं, ऐसा बात हो गई। 7th पॉइंट में भी सेम बात है, रिलेटिंग टू अमालगमेशन। 7A में सेम बात हो रही है, रिलेटिंग टू डीमर्जर। और 8th वाले पॉइंट में असेट अक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, वो एग्जैक्टली यही पॉइंट है, देख लो। असेट अक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड, पुट टू यूज वाला जितना भी इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वो अपन देख चुके हैं। टैक्सेस की बात भी हो चुकी है, अगर आपको आईटीसी मिलने वाला है तो कॉस्ट में ऐड मत करो, अदरवाइज कर लो, आपकी चॉइस है। गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी की बात भी हो गई। असेट ब्रॉट इनटू इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट फॉर यूज इन हिज बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें भी सेम, अभी तक का जो नोशनल डेप्री था माइनस कर लो, बाकी का आपसे आगे क्लेम कर लेना। कैपिटल एसेट अक्वायर्ड अंडर अ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, एओपी बीओआई टू कंपनी, ये एक ट्रांजैक्शन पास्ट में हो चुका है। जो स्टॉक एक्सचेंजेस आज की डेट में आप देख रहे हो वो पहले एओपी बीओआई के फॉर्मेट में होती थी, अब वो कंपनी के फॉर्मेट में। तो जब ये कन्वर्जन हुआ तो ऑन पेपर एओपी ने अपनी असेट कंपनी को ट्रांसफर की, वैसा दिखा। तो अब जो कंपनी उस पर डेप्री आगे क्लेम करेगी वो कौन सी वैल्यू पे करेगी, जो पुरानी डब्ल्यूडीवी थी उसी पे करेगी। अंडरस्टूड है। एक्चुअल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर 35AD, ये पॉइंट अभी पेंडिंग रहेगा, 35AD सेक्शन आगे आने वाला है, उसमें मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, वहां पे कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। व्हाट इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? इस साल हमने उतना प्रॉफिट ही नहीं कमाया कि डेप्रिसिएशन का खर्चा हम माइनस कर सके, उससे पहले लॉस हो गया या पूरा क्लेम नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, वो डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल सेटल कर लेंगे। अगले साल भी कम प्रॉफिट हुआ तो उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ये चलता रहेगा। और ये कब तक कर सकते हैं, लाइफ टाइम। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने की कोई डेडलाइन नहीं है कि 2 साल 4 साल 5 साल में यूज कर लो वरना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज लाइफ टाइम। क्लियर? ये उतना ही ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एसएलएम बेसिस वाला, ये मैंने आपको कल बताया था, डेप्रिसिएशन इज टू बी क्लेम्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ओनली। फिर हमने देखा था कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज मेजरली, उनको एसएलएम बेसिस पे अलाउ करते हैं, स्पेशल प्रिविलेज है उनके लिए, वैसा। तो ये आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक पॉइंट है टर्मिनल डेप्री बैलेंसिंग चार्ज, ये अभी पेंडिंग रखना है, आगे बढ़ो जो अभी रिलेट नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे आओ, एडिशनल डेप्री, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात तो हम कर चुके, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात यहाँ पे हो रही है। स्कीम ऐसी है कि जो लोग नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने एक ऑफर दिया, बोला देखो प्लांट एंड मशीनरी पे आप नॉर्मल डेप्री तो 15% क्लेम करते ही हो हर साल, वो तो हम आपको देने ही वाले हैं। फर्स्ट ईयर में आपको नॉर्मल डेप्री के ऊपर एक एडिशनल डेप्री क्लेम करने को मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%। समझ आए? तो पहले ही साल में आपके खर्चे का 35%
रिकवर हो गया। दिस इज द पॉइंट। तो ये है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो अब ये हर साल तो नहीं मिलेगा, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जब ब्रांड न्यू होगी, उसका फर्स्ट ईयर होगा, तभी तो मिलेगा ये। अगले साल से क्या सिचुएशन होगी, नॉर्मल 15% मिलता रहेगा आपको। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये एडवांटेज मिलता है, ज्यादा खर्चा क्लेम करने को मिल जाता है वैसा। तो दिस इज कॉल्ड एडिशनल डेप्री। अब ये कंडीशंस यहाँ पे क्लियर है। प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन में काम आती है, ब्रांड न्यू हो, फर्स्ट हैंड हो, उसमें आप क्लेम कर सकते हो। सेकेंड हैंड मशीन में अलाउ नहीं करते, वैसे रिस्ट्रिक्शंस है। अब इसमें भी ना 180 डेज वाली एक कंडीशन है, जो अपन यहाँ नॉर्मल डेप्री में नहीं देख रहे थे, उससे रिलेटेड। पहले ऐसा हो रहा था, एक प्रॉब्लम था, अमेंडमेंट भी हुआ है, आप वो स्टोरी समझ लो। ये जो 180 डेज वाला पॉइंट आया था ना, जो अभी भी है, वो इस पे भी अप्लाई होता है, एडिशनल डेप्री पे भी अप्लाई होता है। अगर आपने ईयर के सेकेंड हाफ में मशीन पुट टू यूज की, तो नॉर्मल डेप्री भी आधा हो जाएगा, एडिशनल डेप्री भी आधा हो जाएगा, 20 के बदले 10%। और फिर अगले साल से तो आपको नॉर्मल 15% ही मिलेगा। जब ये पॉइंट आया, तो बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स या इन्वेस्टर्स ना एक गलती कर रहे थे। वो लोग ये कर रहे थे कि ईयर के सेकेंड हाफ में इंस्टॉलेशन ही नहीं कर रहे, बोले थोड़ा रुक जाते हैं, 31 मार्च के बाद दिखाएंगे, ताकि पहले साल में वो 20% खर्चा पूरा क्लेम करने को मिले और 10 पे ना रुक जाए। बट ये तो गलत सोच हो गई ना। इस वजह से जो इंस्टॉलेशन दिसंबर में हो सकता था, आप अप्रैल में कर रहे हो, 4 महीने का प्रोडक्शन लॉस। और इंडिया में हर कोई ऐसा करेगा, तो इसका इम्पैक्ट तो डायरेक्ट जीडीपी पे पड़ेगा, सब लोग डिले करेंगे सिर्फ ये डिडक्शन के चक्कर में। तो पहले जब ये प्रॉब्लम था, डिपार्टमेंट को समझ आया कि ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि देखो इतनी सी बात के लिए आप ऐसा कर रहे हो, सही नहीं है, ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, आपको इंस्टॉलेशन जब करना है करो। और डेप्रिसिएशन जो है, नॉर्मल हो एडिशनल हो, आपको हाफ हाफ ही मिलेगा, वो अंडरस्टूड है, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन इसमें जो रिमेनिंग 10% है ना, जो आपको इस साल नहीं मिला, अगले साल क्लेम कर लेना, ना नहीं बोल रहे। तो आपको एडिशनल डेप्री सेकेंड ईयर में भी दे देंगे, वो उसी कंडीशन में कि फर्स्ट ईयर में आपको आधा ही क्लेम करने को मिला, बिकॉज आपने 180 डेज से कम यूटिलाइज किया। तो रिमेनिंग 10% सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर में ले लो ना, कहाँ मना कर रहे हैं। तो बैक टू बैक 2 साल आपको ये 10-10% करके क्लेम करने को मिल जाएगा। अब तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो मशीन इंस्टॉल करते टाइम ये डेट वेट का चक्कर मत सोचना, डेप्री तो पूरा मिलने ही वाला है। वो सोच प्रोग्रेसिव नहीं है, और ना ही कोई इसका इतना सेंस बनता है, लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए अलाउ कर दिया अमेंडमेंट करके। ये पॉइंट आपको लास्ट में बॉक्स में मिलेगा, एडिशनल डेप्री में जो आखिरी बॉक्स है ना, उसको पढ़ो, ये स्टोरी वहां से रिलेट हो जाएगी, देख लो। और थियरी एक बार पूरी रीड आउट कर लो, जो मैंने बोला उसमें खाली एक 35% वाला जो पॉइंट है वो छोड़ देना, वो बताता हूँ, बाकी सब चीजें देख लो, जो मैंने बोला उसे लिंक कर लो। बोलो, लैंग्वेज में किसी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन? क्लियर यहाँ तक पता चल रहा है सब? तो ये पूरी स्कीम आपको एक शॉर्ट नोट की तरह भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है तो न्यू सिलेबस में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पे ये थियरी आंसर भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर दो, जैसे आप केस लॉ समझाते हो वैसे ही आराम से क्वेश्चन बनेगा। तो उसको सिर्फ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की तरह मत ध्यान रखना, अदरवाइज भी देख लेना। नेक्स्ट जो 35% वाला पॉइंट है ना, ये एक लिमिटेड टाइम स्कीम थी। इसमें कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स, इसमें 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स के नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज, पूरा स्टेट नहीं,
नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज, इन स्टेट में भी ऐसे एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, और ये स्टेट से आपको आइडिया लग भी जाएगा, स्पेसिफिकली बिहार और वेस्ट बंगाल, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर रहा है, बिहार में तो खासकर, बिकॉज इंडस्ट्री वाइज बहुत पीछे है वो स्टेट। तो वहाँ पे क्या है ना कि इंडस्ट्रीज को लाने की बहुत जरूरत है, लेकिन पंगा है वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर पहले तो कोई कंपनी एफर्ट करे कि वहाँ इंडस्ट्री लगाओ, बट फिर वहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल इशू भी है, थोड़ा एक ग्रुप ऑफ पीपल का इशू भी है जो ठीक से काम करने नहीं देते। ऐसा नहीं कि पब्लिक बुरी है अच्छी है, वैसी बात नहीं है, लोगों को तो सबको काम चाहिए होता है, तो कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बिकॉज काम नहीं है तो थोड़ा वो ऑफ ट्रैक और क्रिमिनल एक्टिविटीज का रेट बढ़ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ पे ना इंडस्ट्रीज को काम नहीं करने देता है, तो उस वजह से बिजनेसमैन डरता है, मैं प्लांट लगाऊं इन्वेस्टमेंट करूँ बाद में नुकसान झेलूं, नहीं जाना, रेपुटेशन बिगड़ गई, तो उस चक्कर में वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला यार इंडस्ट्री लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स में एक बेनिफिट रखा था बिटवीन 2015 टू 2020, 5 साल की स्कीम थी, अभी नहीं है। तो बोला ये 4 स्टेट्स में जो नोटिफाइड बैकवर्ड जोन है उनमें अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो आपको ये जो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% दिख रहा है ना, वो बढ़ के 35 हो जाएगा। तो टोटल पहले ही साल में आप देखो 50% खर्चा आपका क्लेम हो जाएगा। ये लालच दिया गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटीज को, ताकि वो बिहार में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें नोटिफाइड एरियाज में। तो ये बेनिफिट उन्होंने दिया। अब जिनको लगा होगा कि इसका फायदा है वो इन्वेस्ट किया होगा तो बेनिफिट मिल गया होगा। अभी आज की डेट में स्कीम अवेलेबल नहीं है, बट रेफरेंस आ रहा है तो आपको खाली बता रहा हूँ। ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ यूज हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि डेट निकल चुकी है वैसा। तो ये 32AD करके एक सेक्शन है, उसके अंदर ये स्कीम थी, बोल ही दिया 2021 से अब ये नहीं अलाउड है, तब तक था उन्होंने क्लेम कर लिया। नेक्स्ट 43 सबसेक्शन 6 कैलकुलेशन ऑफ WDV, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जो आपने लिखा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स क्लोजिंग वैल्यू, वो इसकी थियरी है। 32AD नेक्स्ट सेक्शन की बात हुई गई, उसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है, वैसे भी आउटडेटेड सेक्शन है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रखा है। तो यहाँ तक 32 का जो ब्लॉक है उसमें मेजोरिटी पॉइंट्स अपने कंप्लीट। बीच में वो टर्मिनल डेप्री और 1-2 पॉइंट जो मैंने बाकी रखे हैं ना, वो इसलिए रखे हैं क्योंकि आगे एक सेक्शन आने वाला है जहाँ टेलीकॉम लाइसेंस की बात होने वाली है, तो उसके अंदर हम ये कैलकुलेशन सीखने ही वाले हैं, तो वो पॉइंट कवर हो जाएगा वैसा। तो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट तो कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ सिंपल सेक्शंस देख लेते हैं। आप ये सब टॉपिक स्किप करके 35AD करके एक सेक्शन है पेज 88 पे, उस पे आ जाओ। पीछे इस सेक्शन का रेफरेंस आ भी रहा था 35AD। कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in respect of specified business। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 35AD में कुछ बिजनेसेस को लिस्ट किया है, जो 13 नाम आपको दिख रहे हैं। बोला अगर आपने इनमें से कोई भी बिजनेस सेटअप किया तो ये स्पेसिफाइड कैटेगरी है। एडवांटेज ये है कि सीधा पहले ही साल में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 100%। फर्स्ट ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन 100% आप क्लेम कर सकते हो, ऑप्ट करना हो तो, मैंडेटरी नहीं, तो आपकी मर्जी, आपको क्लेम करना है कि नहीं करना है। स्टार्टिंग में लिखा है एन असेसी शैल इफ ही ऑप्ट्स, तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब कौन कौन से बिजनेसेस है जिनको अलाउ किया वो देखना। सबसे पहले बोला है कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होता है, जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल्ड फ्रोजन फूड और आइसक्रीम और मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ये सब जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखने होते हैं। इवन फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कोल्ड स्टोरेज होता है, और काफ़ी बड़ा बिजनेस है ये, काफ़ी लोगों ने सेटअप कर रखा है। इसकी नीड है, नीड बेस्ड बिजनेस इसको एनलिस्ट किया है। अब मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं सोचूंगा अरे यार कोल्ड चेन वेयर हाउस में पूरा साल का खर्चा पहले ही मिल जाता है, पूरे एक ही साल में मिल जाता है, चल ना ये सेटअप करते हैं। आपको लालच तो आएगा, 15% डेप्रिसिएशन 6 साल में खत्म होता है, 7 साल में, उससे पहले तो अच्छा है ना, एक ही साल में मिल जाएगा, तो टैक्स बचेगा अपना। उस लालच में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए ऐसा डिडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और कोल्ड चेन जहाँ जहाँ वेजिटेबल फ्रूट डेयरी का बिजनेस हो रहा है, कोल्ड चेन फैसिलिटी नियर बाई होनी ही चाहिए, अदरवाइज उसकी शॉर्टेज हो गई ना तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज रिस्क में आ जाएगा। वेजिटेबल्स में भी होता है, पोटैटोज स्टोर करते हैं और काफ़ी महीनों तक स्टोर होता है। आप कभी अगर सब्जी लेने जाओ ना, तो जो पोटैटोज होते हैं ना, 2 कैटेगरी के होते हैं, एकदम साफ सुथरे चमक रहे होते हैं, ऐसा लगता है अभी धो के लेके आए, एकदम साफ करके। एकदम मिट्टी वाले आलू होते हैं गंदे से, देखें कभी ऐसे सब्जी लेने के दोनों रखे होते हैं, तो ना अपने तो साफ सुथरे उठाते हैं चमकते हुए, मिट्टी वाली चीज़ कौन उठाएगा, फिर धो साफ करो। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, वो जो मिट्टी वाले आलू है ना वो फ्रेश है, 1-2 दिन में जो अभी प्रोक्योर किए होंगे वो होंगे। और जो ये एकदम साफ सुथरे चमक रहे होते हैं ना, कितनी बार कोल्ड स्टोरेज वाले होते हैं, उसको क्या वॉशिंग करके कोल्ड स्टोरेज में एक टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हैं,
और फिर जब नीड होती है तब उसको सप्लाई करते हैं। रीजन, एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है पूरे इंडिया में रेगुलेटेड तो है नहीं। किसान को नहीं पता है कि उसको आलू ज़्यादा उगाने चाहिए कि टमाटर, वो अपने हिसाब से ग्रो कर देता है। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कितनी बार एक वेजिटेबल का इतना ओवर सप्लाई आ जाता है मार्केट में कि रेट नहीं मिलता। न्यूज़ चैनल्स पे पहले आती थी, ये सब भी न्यूज़ आती थी, अब नहीं आती, लेकिन पहले आती थी तो बताते थे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और किसानों का नुकसान हो रहा है ये वो। अब मीडिया थोड़ा अलग ट्रैक पे चल रहा है तो अभी वो सब बताते नहीं है। तो बीच में कितनी बार ऐसा हुआ, आलू का इतना ओवर सप्लाई हो गया, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में, अब वो उनको रेट नहीं मिल रहा, अब गवर्नमेंट को बोल रहे हैं ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो ये वो करके, तो उनको रेट नहीं मिल रहा। तो बीच में ऐसा हुआ था हरियाणा में कहीं पे कोई सब्जी मंडी थी जो होलसेल मार्केट था, तो वहाँ पे सारे किसान ट्रक में भर के आलू लेके आए बेचने के लिए। उनको रेट क्या मिल रहा था, 50 पैसे किलो, उनको इतना प्राइस मिल रहा था। इतना ओवर सप्लाई था हर स्टेट में कि डिमांड ही नहीं है उतनी, तो कम हो गया। वो इतने गुस्सा हो गए ना, ट्रक वक लेके बीच में अपना ट्रैक्टर लेके आ गए सब्जी मंडी के बीच में, फ्री में आलू बांट दिए अंडर प्रोटेस्ट। तो बोले यार इतना ही पैसा देना, ऐसे तो हम फ्री में दे दे, 50 पैसे किलो में तो हमारी कॉस्टिंग भी नहीं निकली, मुफ्त में ले जाओ। अब मुफ्त में ले जाओ ऐसा बोले तो पब्लिक क्या करेगी, भर भर के ना वो सब थैले वेले भर के लोग लेके आ रहे थे, आलू भर भर के लेके जा रहे, वो तो बेचारे नुकसान झेल रहे, पब्लिक और बेशर्म है। बोला फ्री के बट रहे तो लेके जाओ। बोला तुमको खुशी खुशी नहीं दे रहे, गुस्से में बांट रहे क्या, फ्री का लेके जा रहे हो, पब्लिक उठा उठा के ले जा रही। बोले फ्री आलू मिल रहे। बोला कितने आलू खाओगे, फ्री का मिल रहा है तो मतलब आलू खाते रहोगे क्या हर चीज में। पता चला मिठाई भी आलू की बना रहे, सब्जी भी आलू की बना रहे, आइसक्रीम भी आलू की बना दे, कोई भरोसा नहीं है। तो मुफ्त का मिलेगा ना तो लेके आगे। आजकल कुछ भी बनता है, इंस्टाग्राम पे देखते नहीं हो क्या। कल देखा मैंने पान फ्लेवर का डोसा बना रहा था, देखा ग्रीन कलर का डोसा, उसके ऊपर भी सारा पान का ही मसाला डाल रहा है। बोला तू खुद खा के बता पहले, ये कम से कम ऐसे 2 डोसे खत्म कर, आधा घंटा बैठ, अगर जिंदा बचा तो हम खाएंगे। कुछ भी बना रहे लोग। एक पिंक कलर का डोसा बना रहा था एक बार। हाँ, मतलब पेज वाले यार, ये जो फूड ब्लॉगर बनते हैं ना, इनको जेल होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना। देख के गुस्सा आ रहा होता है, मतलब वो तो बना रहा है, तुम क्यों कवर कर रहे हो। हाँ ऐसा भी बोलते हैं, हाँ वो भी है। तो ये वाले भी खाते हैं ऐसे सब, ग्रीन डोसा पिंक डोसा, ये खाते नहीं है, खाली बना के बताते हैं। बाकी वीडियोस जो होते हैं चलो खाने के, तो फूड ब्लॉगर खा के वो तो पब्लिसिटी कर रहा है। ये जो उल्टी सीधी जितने भी फ्यूजन फूड बना रहे हैं ना, ये सिर्फ इंस्टाग्राम की रील के लिए बनती है, जो बना रहा है वो फेमस हो जाए। बाकी खाने वाली चीज तो है ही नहीं वैसे, बट चल रहा है, चलो ये भी एक ट्रेंड है, और क्या कब तक चलेगा पता नहीं। मैगी बना रहे हैं, उसमें पेस्ट्री डालते हैं, देखा है वो फेंटा वाली मैगी बना रहे हैं, पानी पूरी में फेंटा डाल के पिला रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है। जो ऐसा वीडियो बनाया पहले उसी को बोला तू ही खा 2-4 प्लेट, फिर देखते हैं। चलो देखें आगे। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप करना नेसेसरी है, इसीलिए चलो बस बातें। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक टाइम पे ना इसकी बहुत शॉर्टेज थी, आज क्या स्टेटस है पता नहीं। मैंने अगेन बोला मीडिया कवर नहीं करता है सब। पहले ऐसा होता था कि जैसे गवर्नमेंट बहुत सारा अनाज प्रोक्योर करती है ना, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, राशन कार्ड और वो सब के लिए, तो अनाज खरीदते हैं वो लोग। अब ये अनाज रखेंगे कहाँ, तो ओपन में प्लॉट पे कितनी बार रखा होता था, अचानक बारिश हो गई, विदाउट सीजन कोई रेन हो गई, सारा अनाज खराब हो जाता था। बोला वेयर हाउसिंग की जरूरत है ताकि हम उसको प्रॉपर स्टोर कर सके। बोला जो वेयर हाउस सेटअप करेगा उसको ये डिडक्शन यहाँ पे 100% हम दे देंगे, तो उस हिसाब से रखा है इसको। क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप करो, आपको उसके लिए डिडक्शन पूरा मिल जाएगा। होटल सेटअप करो 2 स्टार और अबव कैटेगरी, ये भी नेसेसरी है। होटल्स की शॉर्टेज थी, लेकिन आप ओयो आने के बाद चेंज हो गया, अब गली गली में आपको होटल मिल जाएंगे। सूरत में इतने सारे बने, देखें हर कॉम्प्लेक्स में ऊपर के फ्लोर पे ओयो बना रखे हैं। मतलब सूरत में ना इतना टूरिस्ट आता है, ना इतना बिजनेस वाला कोई आता है, फालतू के होटल बना रखे हैं। ओयो की तो वैसे भी ब्रांड इमेज ही अलग है, इसलिए ठीक है, जाने दो, आईपीओ नहीं ला पा रहा उस चक्कर में। ठीक, अगला पॉइंट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल बना रहे हो ना तो उसमें कैटेगरी रखी है, मोर देन 100 बेड्स। चलो ये ओयो से हॉस्पिटल पे आ जाओ बाहर निकलो, ठीक है, हाँ 100 बेड्स, ध्यान दो। तो हॉस्पिटल में उन्होंने कैटेगरी रखी है, अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हो और आपको डिडक्शन पूरा चाहिए ना, तो कम से कम 100 बेड्स की कैपेसिटी होनी चाहिए। एक्चुअली में शॉर्टेज है, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई पैंडेमिक वाले टाइम पे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत बार वो लोग बोलते हैं बेड अवेलेबल नहीं, फुल है, क्योंकि हॉस्पिटल्स लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोग बीमार पड़ने लग गए तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब इसमें क्या बोला, 100 बेड्स की मिनिमम कैटेगरी क्यों रखी। अगर कोई हॉस्पिटल सेटअप कर रहा है और उसके बजट के हिसाब से सोच रहा है 50, 60, 70, 80 बेड्स जितना मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, और उसको एक कंडीशन पता चलेगी, क्या सोचेगा, या 70, 80 तक तो सोचा हुआ ही है, थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करके 100 बेड्स वाला बना देता हूँ, मेरा डेप्रिसिएशन एक ही साल में निकल जाएगा। तो उस लालच में एटलीस्ट क्वांटिटी ऑफ बेड्स अवेलेबल तो बढ़ेंगे हॉस्पिटल्स में, इसलिए कंडीशन वैसे रखी। नेक्स्ट पॉइंट में हाउसिंग प्रोजेक्ट,
अंडर अ स्लम रीडेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अफोर्डेबल हाउसिंग ये आवास योजना वाली स्कीम। स्लम रीडेवलपमेंट आपने नायक में देखी होगी, नायक पिक्चर देखी, इसमें दिखाते वो कच्चे मकान तोड़ के पक्के मकान बना के देंगे, स्लम रीडेवलपमेंट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। फर्टिलाइजर्स की नीड है, उस हिसाब से रखा है। सेटिंग अप इनलैंड कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ये कस्टम्स वाला पार्ट है, कस्टम पोर्ट पे जो गोडाउन होते हैं आजू बाजू वो। अगला बिजनेस थोड़ा सा रिस्की है, सोच समझ के करना। बी कीपिंग बोला हुआ है, मधुमक्खियां पालना, रिस्क हो सकता है। प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। स्लरी का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है, दैट इज अ स्लरी। तो आयरन ओर जब एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन में से, तो उसमें मिट्टी, कीचड़, पानी, आयरन ओर सब कुछ होने वाला है। तो उस एक्सट्रैक्शन को प्रोसेसिंग प्लांट तक पास करने के लिए पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ये इसमें से आप कुछ भी काम करो। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है दैट इज सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये तो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी आपने 2-4 दिन पहले न्यूज़ पे देखा हो। तो सेमीकंडक्टर जो ये चिप आती है, जिसकी वजह से मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार्स में, स्मार्ट कार्स और ये सब में यूज होती है। तो सेमीकंडक्टर चिप की पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज है, और कोविड के बाद ये शॉर्टेज सामने आई बिकॉज पूरे वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर मार्केट एक कंट्री पे चल रहा है, दैट इज ताइवान। चाइना इसलिए वो टेरिटरी को क्लेम भी करता है। तो ताइवान की जो कंपनी है पूरे वर्ल्ड का 50% सेमीकंडक्टर सप्लाई करती है, अकेली एक कंपनी। और ये एक यूएस के पर्सन ने ताइवान में जाके सेटअप की थी 1970s में, तब से चल रही है। और उसकी वजह से डिपेंडेंसी एक कंट्री पे, और बाकी चाइना में थोड़ा छोटी छोटी जगहों पे कुछ क्वांटिटी में बनती है। अब सप्लाई की नीड तो सबको है। अब जितना ये स्मार्ट कार, स्मार्ट व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, इसकी नीड बढ़ रही है और शॉर्टेज बढ़ रही है। बीच में तो कार्स की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, कार कंपनियां बोल रही थी गाड़ी रेडी है, लेकिन सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबल नहीं है ना, तो वो जो अंदर का सारा इंटीरियर है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी गाड़ी रेडी है लेकिन सप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके प्लांट सेटअप करवाते हैं इंडिया में। अब 3 प्लांट को परमिशन दी है, 2 प्लांट टाटा वाले इंस्टॉल कर रहे हैं और एक क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स जो कंपनी है, सीजी पावर, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। एक आसाम में इंस्टॉलेशन हो रहा है, अगर 1-2 दिन पहले अभी न्यूज़ पे मीडिया में देखा हो, रतन टाटा और आसाम के चीफ मिनिस्टर का भी फोटो आया था। रतन टाटा को उन्होंने ऑनर भी किया कि भाई टाटा ग्रुप इतना कर रहा है ना, तो फेलिसिटेट किया, वैसा था। तो ये सब चीजें हो रही है। तो 3 प्लांट सेमीकंडक्टर के इंडिया में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे सप्लाई डिपेंडेंस जो ताइवान पे वो कम हो जाए, क्योंकि ताइवान और चाइना का टेरिटरी डिस्प्यूट है। चाइना बोलता है ताइवान हमारी टेरिटरी है, हांगकांग में भी वो क्लेम करता है, मकाओ में भी क्लेम करता है, अरुणाचल में भी क्लेम करता है, पाकिस्तान, श्रीलंका भी खुद का ही है। जितना हो सके दे दो, ठीक है। तो सारे कंट्री जो है वो अपने खरीदते जा रहा है, वो उनको पैसे, पहले लोन पे पैसे देता है, फिर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, फिर बोलते हैं आज से तुम्हारा देश हमारा है, जो चाहे करे। ये कुछ बोलते भी नहीं है। श्रीलंका में भी ऐसा किया ना, श्रीलंका को इतना पैसा लोन पे दे दिया, श्रीलंका बाई डिफॉल्ट पैसे दे नहीं पाया। अब श्रीलंका का जो पोर्ट है वो चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। अब ऐसा है कि वहां पे जो चाहे कर सकता है। इंडिया को ये सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। पाकिस्तान में भी सेम चीज है, पाकिस्तान में पूरा हाईवे बना रहा है चाइना, चाइना की आर्मी वहां पे रोड्स डेवलप कर रही है, अब पाकिस्तान ने अलाउ कर रखा है। क्यों? इतने पैसे दे रखे हैं कि वापस नहीं कर पा रहे। बोले या तो हमारे पैसे रिटर्न कर दो, या हमें यहाँ से डेवलपमेंट करना है, तो हमें पोर्ट बनाना है, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना है। बोले जो करना है करो, पैसे तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पैसे देने के लिए कहीं से तो मांग के लाने पड़ेंगे, हमारे पास तो है नहीं, तो फिर क्या करें। तो वो इस तरीके से उन्होंने टेरिटरी जो है वो अक्वायर कर रखी है। अब सेमीकंडक्टर का अगर आप प्लांट सेटअप कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ डिडक्शन मिलेगा। लास्ट पॉइंट में बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडिया में डेवलप करना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना, ये सब आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हाईवे, ब्रिजेस, ठीक है, टॉल वाले रोड्स और ये सब कवर हो सकते हैं, एयरपोर्ट आ सकता है, ये सब पॉइंट्स आ सकते हैं। 100% डिडक्शन की बात अपन ने कर ली। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, वो भी इम्प्लाइड है। अब इसमें बोला है कि अगर आपने डिडक्शन ऑप्ट कर लिया 100% वाला, तो आपको ये असेट्स इसी बिजनेस के लिए एटलीस्ट अगले 8 साल तक यूज करनी पड़ेगी, लॉक इन है। अगर 8 साल से पहले आपने असेट बेच दी या इसका यूज चेंज कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका ये डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगा। अब ये एक कंडीशन है, वो लास्ट पैराग्राफ में जो बोला ना 8 ईयर्स वाला, उसमें बोला हुआ है। कैलकुलेशन समझा देता हूँ कैसे। जो भी आपने असेट इंस्टॉल किए ना, 25 लाख रुपए की है, उस पर आपने 100% डेप्री पहले साल में क्लेम कर लिया। अब सेकंड ईयर से तो कुछ क्लेम होगा नहीं। असेट कब तक यूज करनी है इस बिजनेस में? 8 साल। आपने यूज की 4 साल, 4 साल में ना आधा डेप्री वैसे तो खत्म हो जाता है, बट आपने तो पूरा पहले क्लेम कर लिया, बात अलग है। 4 ईयर्स के बाद आप ये असेट को बेच रहे हो या इसका यूज किसी और बिजनेस में ले रहे हो, अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? बोले वो जो 25 लाख रुपए का पूरा डेप्री पहले साल में आपने क्लेम कर लिया था ना,
उसको रिवर्स करो, क्योंकि आपने हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं की 8 साल वाली। बट फिर असेसी क्या बोलेगा, बोले ठीक है मैंने 8 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं की, आप रिवर्स करा रहे हो, बट मशीन को 4 साल तो हो चुके हैं ना। अगर मैं इस स्कीम में जाता ही नहीं और नॉर्मल डेप्री क्लेम करता तो भी 4 साल में मेरा आधा डेप्रीसिएशन तो क्लेम हो ही गया होता, या जो भी परसेंटेज जो क्लेम हो गया होता, उतना तो कम से कम अलाउ करो, पूरा कहाँ रिवर्स कर रहे हो। तो फिर डिपार्टमेंट ने बोला ठीक है हमने पूरा रिवर्स किया, आप सामने जितना आपका नॉर्मल डेप्री बनता था 4 साल का वो क्लेम कर लो। अपने एग्जैक्ट 50 नहीं रखते, मान लो 40% क्लेम बनता था, तो 40% डेप्री मतलब 10 लाख रुपए आप सामने यहाँ पे क्लेम कर लो। कहने का मतलब ये है कि नेट रिवर्सल कितना कराया उन्होंने, रिमेनिंग 60%। समझ आ रहा है। तो पूरा आपने क्लेम कर लिया था, पूरा उन्होंने रिवर्स कर दिया। आपने बोला पूरा रिवर्सल गलत है, 4 साल का नॉर्मल डेप्री तो दे दो, अगर मैं स्कीम में आया ही नहीं होता तो आज तक 40% डेप्री तो मैं वैसे भी क्लेम कर चुका होता, वो अलाउ कर दो, बाकी भले रिवर्स हो जाए ठीक है। तो अल्टीमेटली रिवर्सल जो है नेट कितना हो, 15 लाख। समझ आ रही बात। तो ये वो 8 ईयर्स वाला जो पॉइंट है ना उसमें ऐसा बोला हुआ है, और ये कंडीशन कहीं कैलकुलेशन में आए तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक्सेप्शंस में जो पॉइंट है वो बड़े सिंपल से, लैंड और गुडविल वाले केस में डिडक्शन मिलता नहीं, लैंड तो अप्रिशिएबल एसेट है वैसे भी। उसके बाद वो ऑनलाइन पेमेंट 10,000 रुपए वाला पॉइंट वो बार बार आता है, और 8 ईयर्स वाली कंडीशन नीचे लिखी हुई है। तो ये सेक्शन जो है आपका 35 AD इसके साथ कंप्लीट। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं आता, क्लियर। इसके बाद जो सेक्शंस दे रखे हैं वो एक एक लाइन के सेक्शन है, वो कंप्लीट करा देता हूँ, बाकी कोई हैवी सेक्शन आज स्टार्ट नहीं करेंगे। 35 CCA, CCC, CCD, ये भी वो एक्सपेंडिचर और डेप्री वाले पॉइंट्स हैं, देख लो। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेमेंट टू एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग आउट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम है उसके पीछे आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो पूरा डिडक्शन एक साथ ले सकते हो। रूरल डेवलपमेंट, गांव में कुछ वो डेवलपमेंट या विकास योजना लेके आ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन पूरा ले लो, जितना खर्चा आपने किया ना पूरा टैक्स एग्जेम्पशन। नेक्स्ट बोला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर सर्विसेज एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, उस पर कुछ काम हो रहा है, वो खर्चा भी आपको 100% पूरा पहले साल में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में बहुत कुछ आ जाता है। बीच में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, एक वो किसान टीवी लेके आए थे, दूरदर्शन पे लॉन्च किया, फार्मर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि आप टीवी पे देख सकते हो कि फार्मिंग कैसे होती है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस सीजन में कौन सी चीज की खेती करने से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सब बता रहे थे। अब किसान टीवी तो लॉन्च कर दिया, फिर डेटा आया, बोले सर गांव में टीवी तो है नहीं, तो किसान बेचारा टीवी देखने जाएगा कहाँ। अब हर घर में टीवी बांटने जाएंगे तो हो चुका, बोले सर बिजली भी तो नहीं है, तो पहले बिजली प्रोवाइड करो, फिर टीवी का कनेक्शन, उसके बाद किसान को समझ में आएगी कि खेती का काम कैसे करना है। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालना था। अब बोला एक काम करते हैं, अब पूरे गांव में सबके घर में टीवी और बिजली तो बांट नहीं सकते, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो चल ही रहा है, लेकिन गांव में एक सेंटर बना सकते हैं जहाँ पे एक टीवी कनेक्शन इंस्टॉल कर देते, एक ही टीवी लगाना है, पूरे गांव के जो लोग होंगे वहीं पे बैठ के देख लेंगे। एक गांव की आबादी होती कितनी है, 100-200 लोग होते हैं, किसानी करने वाले कितने लोग होंगे, 50-80-100 लोग होंगे, वो तो वहाँ पे बैठ के भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे विलेजेस में एक छोटा सा रूम जैसा सेंटर सेटअप किया, उसमें टीवी कनेक्शन दिया और बोला उस पर किसान टीवी आप देखो और उससे जो नॉलेज लेना है वो ले सकते हो। इस टाइप की सर्विसेज को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का एक एग्जांपल बोल सकते हैं। दूसरा फिर सब्जी मार्केट डेवलप करना, ये जो कृषि बाजार है उसको एपीएमसी मार्केट उसको सेटअप किया गया, ये सब भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में आती है। तो इसमें जो भी केपेक्स खर्चा हो रहा है, अगर वो कोई बिजनेस एंटिटी कर रही है तो उसको 100% डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। वैसे डोनेशन काइंड ऑफ हो गया, वैसे समझ लो। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका भी डिडक्शन ले सकते हो 100%। तो ये 3 स्कीम्स ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक पता चला। बस बाकी के जो सेक्शंस हैं वो फिर अपने कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए काफी।